मैंने 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारी। मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में कभी टिकट नहीं मांगी, कभी पद नहीं मिला। कि हमने तो अपने जीवन में सारी उम्र संघर्ष किया है। राजनीतिक परिवार से नहीं थे हम, और ना ही हम कोई बहुत बड़े पैसे वाले थे। लोगों का पूरा सहयोग मिला। सामाजिक तौर पे पार्टी ने क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनाया। 1977 में जब जनता पार्टी बनी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर हमने जनता पार्टी में शामिल हुए थे। देवलाल चौटाला साहब के साथ रहकर जो इंसान का एक फर्ज होता है कि लोगों के काम आना, उसके लिए हमने अपना सारा जीवन लगा के रखा। जोड़ते कैसे हैं पब्लिक को अपने साथ? राजनीति में जाति और धर्म का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। सबसे ज्यादा लगाव हमारा गरीब लोगों के साथ है, क्योंकि हमने खुद गरीबी देखी है। एक सिटिंग विपक्ष के एमएलए पर हाथापाई का प्रयास होना, मेरा वहाँ झगड़ा हुआ। मैं तो सरकारी मीटिंग में गया था अपने अधिकार से, और उसके अंदर मेरे अधिकारियों को आनंद हुआ। सरकारी काम में दाखिल अंदाजी की गई। आपकी पार्टी कहाँ मार खा गई? मेरा एक ही मानना है कि हार में संगठन का न होना भी एक कमी थी। लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस में रही है। नमस्कार, हमारी खास पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम कोशिश करते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाने की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी खास मुकाम को हासिल किया हो। और इसी कड़ी में आज हम कुरुक्षेत्र के अंदर हैं और हमारे साथ विधायक अशोक अरोड़ा है, जिनकी राजनीति का करियर इतना लंबा है जितनी एक व्यक्ति की उम्र भी नहीं होती। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समय देने के लिए। अरोड़ा साहब, हम इस पॉडकास्ट सीरीज़ में तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं, चाहे वो आपकी विधानसभा से संबंधित हो या फिर आपके पॉलिटिकल कैरियर से संबंधित हो। पर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अरोड़ा साहब, हर किसी की ज़िंदगी का पहलू अलग अलग होता है। कुछ लोग पारिवारिक संपत्ति से उभरते हैं, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुछ लोगों का ज़मीनी स्तर से अपना ही जुड़ाव होता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होता और खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, हमने तो अपने जीवन में सारी उम्र संघर्ष किया है। हमारी कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थे हम, और ना ही हम कोई बहुत बड़े पैसे वाले थे। हमारे पेरेंट्स ने भी जब पार्टीशन में यहाँ पर आए बहुत मेहनत करी, अपने आप को स्थापित किया। हमने भी खुद भी बहुत मेहनत की और लोगों का पूरा सहयोग मिला। सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर से हम संस्थाओं से जुड़े हुए थे, और पार्टी ने 1990 के उपचुनाव में मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। कुरुक्षेत्र के लोगों ने विधायक बनाया। उससे पहले पार्टी के साथ जुड़े हुए थे हम हमेशा। और हमें 1977 में जब जनता पार्टी बनी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर हमने जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और उसके बाद जो देवलाल चौटाला साहब के साथ रहकर हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रयास किया कि जो इंसान का एक फर्ज होता है कि लोगों के काम आना, उसके लिए हमने अपना सारा जीवन लगा के रखा। अरोड़ा साहब, उससे पहले की अगर बात करें कि स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, उस दौरान इसकी शुरुआत हुई या किस तरीके से वो सबब बना, क्या वो कहानी थी? नहीं, मैं तो बताया ना आपको कि मैंने 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारी। किस चीज़ का काम हुआ करता था उन दिनों में? हमारे उन दिनों एक तो कपड़े की दुकान हुआ करती थी, और एक मेरे ब्रदर दूध का काम करता है। दूध का, डायरी का काम था। जब उनकी कोई चोट लग गई, उन्होंने काम छोड़ दिया, तो कुछ देर के लिए फिर मैंने किया, और उसके बाद मैंने घी एंड शुगर की होलसेल की दुकान कर ली थी। हमने संघर्ष किया। हमने कोई लोगों के साथ रह के, हमने लोगों के बीच रह के हमेशा लड़ाई लड़ी है। और जो देवलाल ने जब न्याय युद्ध शुरू किया था, जब भी उनके साथ गए, हम जेल में भी गए थे, पूरी लड़ाई लड़ी है। कई बार इस प्रकार के मौके आए जब हरियाणा के हितों की बात आई, तो हरियाणा के हितों के लिए हमने लड़ाई लड़ी और जेल भी गए। तो जब पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं होता तो राजनीति में उभरना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो अरोड़ा साहब, उस समय क्या क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि अक्सर राजनीति में तो किसी को आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता, खासकर उस व्यक्ति मेरे को। सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया।
मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में कभी टिकट नहीं मांगी, कभी पद नहीं मिला। मेरा विश्वास कर्म पे, मैंने कर्म किया, पार्टी ने बाई इलेक्शन में मौका दिया और उसके बाद आज तक लगातार रहे हम पार्टी ने चुनाव लड़ाए। अभी आप विपक्ष के नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से विपक्ष में ही हैं, उसके बावजूद आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छे मार्जिन से जीत प्राप्त हुई है। हमने आपके उस रोड शो के अंदर भी देखा कि काफ़ी बड़े स्तर पर पब्लिक आपके साथ जुड़ी थी। बेशक आप पंजाबी बिरादरी से आते हैं, पर हमने देखा कि अमूमन तौर पर जाट भी नज़र आए, ऑटो रिक्शा वाले भी नज़र आए, आम जनता भी आपके जनसैलाब में थी। जोड़ते कैसे हैं पब्लिक को अपने साथ? राजनीति में जाति और धर्म का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। राजनीति में अगर आप एमएलए बनते हो, किसी जाति से नहीं बनते, लोग बनाते हैं। तो हमारा जो जुड़ाव है लोगों के साथ है। हम तो गरीब से के साथ भी हैं, मध्यम वर्ग के साथ भी हैं और अमीर के साथ भी हैं। और सबसे ज़्यादा लगाव हमारा गरीब लोगों के साथ है, क्योंकि हमने खुद गरीबी देखी है, हमने खुद संघर्ष किया है। इसीलिए हमारा जुड़ाव जो है ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ है। तो राजनीति के शुरुआती करियर में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी मेरे पास कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे बहुत अच्छे साथी हैं। तनेसर की जनता ने जब जब मुझे ज़रूरत हुई मेरा साथ दिया। मेरा चुनाव में कभी पैसा खर्च हुआ ही नहीं, लोग लगाते हैं मेरे चुनाव में पैसे। तो पब्लिक फंडेड पैसा रहता, मतलब आपके जो आसपास के साथी सहयोगी हैं वही आप? मुझे तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे 1 रुपये से लेके 1 लाख तक भी लोग चंदा देते हैं। तो मेरा जो जुड़ाव है वो आम पब्लिक से है, और मेरा चुनाव भी आम पब्लिक लड़ती है। आपने स्वयं देखा है कि किस प्रकार लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पे आते हैं, और 3 व्हीलर वाला भी अपना 3 व्हीलर पे झंडा लगा के 100 करोड़ वाली वोट मांगता है। कारण उसका एक ही है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो अरोड़ा साहब, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस हरियाणा में आ गई, आने वाली है। मीडिया के ट्रायल्स भी शुरू हुए, सर्वेज भी शुरू हुए, आपकी पार्टी कहाँ मार खा गई? निश्चित रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश ही ने देश में चर्चा थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी जी। परंतु हार के कोई एक कारण नहीं होते, कई कारण हुए। उसके लिए कमेटी भी बनी हुई है, मंथन भी हो रहा है। परंतु मेरा एक ही मानना है कि हार में संगठन का न होना भी एक कमी थी, और वो संगठन अभी भी कहीं ना कहीं वो कमजोर एक नजर आता है। कमी थी, और कुछ मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं कमी रही। तो उस पर आप लोगों ने मिलकर सर्वे किया है, कुछ कमेटी बनी हुई, निष्कर्ष निकाला है? पार्टी लेवल पे कमेटी बनी हुई है, तो सारे उस पर चर्चा कर रही है। तो मतलब जो चीज़ें खामियां थी उन पर काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी की से लोग परेशान थे, परंतु कहीं ना कहीं हमारे स्तर पे कमी रही है। पर अगर परेशान होते अरोड़ा साहब, पिछली बार गठबंधन में सरकार आई थी और इस बार बिना गठबंधन के सरकार है। वही मैं कह रहा ना, कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस में रही है, हम में रही है, परंतु लोग राज बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आप अपनी गलती मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही है। तो अभी आपका विधानसभा क्षेत्र है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की समस्याएं विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि विपक्ष के एमएलए के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। आपने वोट तो मांग ली और आप जीत भी गए, और अब आप विपक्ष में हैं, और दूसरा अधिकारियों से आपकी बनती है नहीं बनती, अधिकारी सुनते हैं नहीं सुनते। तीसरा, आप क्या सरकार से काम करवा पाते हैं। चौथा, पब्लिक ग्रीवियंस कितनी रिजॉल्व हो पाती है, फिर उसको किस तरीके से आप हैंडल करते जी, मेरा सारा जीवन ही विपक्ष में गुजरा है जी। ये चैलेंज मैंने 96 में जब एमएलए बना, जब भी मैं विपक्ष में था, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे। 2009 में जब मैं एमएलए बना, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होते, जब भी विपक्ष में था। अब मैं एमएलए बना हूँ, आज सैनी साहब मुख्यमंत्री विपक्ष में हूँ। इंसान जो होता है, जो एमएलए बन जाता है, उसका अपना एक अधिकार होता है, एक अपना प्रोटोकॉल होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम विपक्ष में कोई हमारी नहीं सुनेगा। हम अपनी बात रखते हैं, विधानसभा में रखते हैं, विधानसभा से बाहर भी रखते हैं, और लोगों के काम भी कराते हैं। ये ठीक है कि चैलेंज होता है, निश्चित रूप से चैलेंज है विपक्ष में रहना। लोगों को उम्मीद होती है, उस उम्मीद को नहीं पूरा करवाते, परंतु हमें कोई इस बात की कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने तो हमेशा संघर्ष किया है। अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं,
और जो आपने बात की थी कि हल्के की समस्या, आज हल्के की नहीं, प्रदेश की 2-3 समस्याएं हैं जिसको हर व्यक्ति को फेस करना पड़ा है। आज हरियाणा में सबसे बड़ी जो समस्या है जी, वो बिगड़ती कानून व्यवस्था की है। लॉ एंड हरियाणा ऑर्डर। प्रदेश पूरे देश में अपराध के मामले में नंबर 1 पे चला गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब मर्डर ना होते हो, बलात्कार ना होते हो। हमारा शहर तो धर्मनगरी है, इस धर्मनगरी में भी रेलवे स्टेशन के ऊपर गैंग रेप हो गया, इस धर्मनगरी में भी शराब के ठेकेदार को गोली मार दी, धर्मनगरी में पता नहीं कितने बार गोलियां आईलेट सेंटर पे चली, लोगों से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो ये जो सरकार की जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों की जान माल की रक्षा, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास। आज लोगों में एक भय का वातावरण है, आज गुंडों का भय लोगों के मन में बैठा हुआ है। दूसरा बेरोजगारी और बढ़ता नशा, ये कॉमन समस्याएं। आज किसान का अगर बिजाई का मौसम चल रहा है, बिजाई में खाद नहीं मिलती, खाद के लिए पुलिस लगानी पड़ती है लाइन लगवाने के लिए। क्या इस प्रकार के हालात हरियाणा जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को भी देखने पड़े। अरोड़ा साहब, आधिकारिक तौर पर बात करें, किस तरीके का रवैया या कोऑर्डिनेशन अधिकारियों का रहता है आपके साथ? ये अधिकारियों, देखो मेरी बात सुनो, विपक्ष वालों को दिक्कत तो आती है, परंतु मैं एक बात मानता हूँ कि जब ये जो सरकार है, इसमें अधिकारियों के अलावा जो सरकार का रवैया है, जो पॉलिटिकल पार्टी आज सत्ता में है, उसका रवैया विपक्ष के प्रति नकारात्मक है। यही कारण है कि ज़्यादा दिक्कत आती है। एक अहम मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुआ। अरोड़ा साहब, आप ही का एक खास व्यक्ति जो कि हाल ही में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गया और परिषद की मीटिंग हुई, पार्षद प्रतिनिधि उनको बताया जाता है, उनके साथ क्या बहस हुई, किस मेरा विषय को कोई लेकर उससे बहस? व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, पर ऐसा बहुत बताया गया लंबे कि समय सिटिंग तक, एमएलए के साथ बहुत इस लंबे तरीके का समय व्यवहार तक, होना। सुनो मेरी बात, हम बहुत लंबे समय में तक इकट्ठे रहे हैं। मेरी लड़ाई जो थी वो इस बात पे थी कि हम जब संविधान में महिलाओं को आरक्षण देते हैं, राजीव गांधी जी ने आपके पंचायती राज में, नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया, आज की मौजूदा सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण का बिल पास किया, और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की मजबूती की बात करते हैं। तो फिर जो चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेके महिलाएं चुनी हैं, केवल वही लोग ही वहाँ पे जाने चाहिए, उन्हीं का अधिकार है। और उसके लिए डायरेक्टर अर्बन लोकल डिपार्टमेंट ने भी लेटर निकाला हुआ था, और इस मीटिंग में जो ये घटना घटी, वहाँ भी इन्होंने लेटर निकाला हुआ था कि केवल चुने हुए पार्षद आएंगे, पार्षद प्रतिनिधि या उनके रिलेटिव नहीं आएंगे। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो मैंने ईओ से कहा कि आपने लेटर निकाला, यहाँ वो लोग बैठे हैं, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू करी। मेरी कोई बात नहीं, मेरी तो एक लड़ाई है, और बात हाथापाई मेरी तक पहुंच एक गई। लड़ाई आज भी जारी है कि जो महिलाओं को अधिकार संविधान में मिला हुआ है, उनको अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए चाहे हमें कितनी बेइज्जत होना पड़ो, उसके लिए चाहे हमें कितनी संघर्ष करना पड़ो, करें। एक सिटिंग विपक्ष के एमएलए पर हाथापाई का प्रयास होना और उसके बाद शिकायत दी गई, उस पर क्या कार्रवाई चल रही? मैंने कहा कि आपको शुरू से एक बात कही थी कि सरकार का जो सोच है वो नकारात्मक है। सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। मैंने विधानसभा के अध्यक्ष से मिला था, मैंने वो प्रिविलेज कमेटी में उन्होंने दिया, प्रिविलेज कमेटी में मिला था, मैंने उनसे भी बात रखी है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई। कुछ आश्वासन मिला मेरा है? अपना एक अधिकार जो मिला हुआ है एक एमएलए के तौर पे, उस अधिकार का हनन हुआ है। सरकारी मीटिंग में गया था, मेरा कोई पर्सनल काम तो था नहीं कि मैं किसी पर्सनल काम के लिए गया था, या मैं कोई किसी फंक्शन में गया था, मेरा वहाँ झगड़ा हुआ। मैं तो सरकारी मीटिंग में गया था अपने अधिकार से, और उसके अंदर मेरे अधिकारियों का हनन हुआ, सरकारी काम में दाखिल अंदाजी की गई, तो मैंने तो कहा भी उनके खिलाफ कार्रवाई। जी, समझ गए। तो अरोड़ा साहब, कुरुक्षेत्र में इस वक्त क्योंकि धान का सीज़न ये बताया जाता है, और इस सीज़न के अंदर एक और चीज़ देखने को मिली है कि दिन में तो यूरिया उपलब्ध नहीं है और रात को उसको ब्लैक किया जा रहा है।
और आप ही के क्षेत्र के अंदर ऐसा कार्य हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? और कुछ कंट्रोल करने के लिए आपने किसी अधिकारी से इस बारे में बात की हो या कुछ? मैंने बहुत बार इस बात को मीडिया में भी उठाया, विधानसभा में भी उठाया कि यूरिया जो है कोई खाने की चीज़ नहीं है कि किसान ब्लैक करता है या स्टॉक करता है। ये कारण इसमें एक ही है कि जो यूरिया किसान के खेत में जाना है वो आज यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में जा रहा है। और इसका उदाहरण है कि यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों के जब सैंपल लिए गए उनके सैंपल फेल आए, उसमें यूरिया पाया गया। क्योंकि यहाँ किसान को मिलता नहीं, वहाँ महंगा मिलता है, इसलिए वहाँ पे बेचा जाता है। मतलब मेन कारण ये बताया जाता है कि ये जो यूरिया है एक प्राइवेट सेक्टर में सप्लाई हो रहा है इलीगल तरीके बिल्कुल से। प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियों में जा रहा है, और जो यहाँ भी किसान को मिल रहा है, जो यहाँ के डीलर हैं वो उसके साथ कोई ना कोई दवाई लगा देते हैं और लगा देते हैं ताकि उसमें प्रॉफिट उठा सकें। तो कुछ इसका सॉल्यूशन आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर निकाला हमेशा हो? उठाते हैं, पूरे स्टेट की उठाते हैं, खाली विधानसभा की। हमने तो कहा, मैंने कहा मैं 2-3 साल से लगातार उठा रहा हूँ ये प्रॉब्लम। हर बार जब बिजाई का सीजन आता है डीएपी गायब हो जाती है, जब यूरिया की जरूरत होती है यूरिया गायब हो जाती है। तो ये सरकार जो है ना बिल्कुल एक उत्सव मनाने में लगी हुई है, लोगों की दिक्कतों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। उत्सव से मुझे एक और चीज़ याद आई कि यहाँ पर अभी एक डंपिंग जोन बना हुआ है ब्रह्म सरोवर के पास, और आसपास में मंदिर भी है, माड़ी भी है। तमाम तरीके से ये देखा जा रहा है कि आपने भी उसका मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री साहब ने भी निर्देश दिए थे कि इस डंपिंग जोन को हटाया जाए, तो हटा? बड़ी ही निराशा की बात है कि महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। मैंने उसके अंदर ये बात रखी थी कि ब्रह्म सरोवर हमारा जो एक पवित्र सरोवर है, जहाँ श्रद्धा है लोगों की, हजारों लोग रोज आते हैं, उसके पश्चिमी तट पे जंपिंग जोन बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उपायुक्त को आदेश दिए कि इसको तुरंत उठाया जाए। ना केवल इसको उठाया जाए बल्कि क्योंकि हमारा जो टेंडर है कूड़ा उठाने का वो यहाँ से करनाल जाता है, भी कहीं भी डंप नहीं होना चाहिए, सीधा करनाल जाना चाहिए। यहाँ डंपिंग जोन का तो मतलब ही नहीं है, परंतु दुख की बात है कि आज तक भी वो नहीं उठ पाया। तो आपने इसके बाद कोई आवाज़ उठाने का प्रयास इसके किया हो, बाद भी कोई हमने- इसका फॉलोअप लिया? तो इसके अधिकारी बाद क्या भी कहते हैं? ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में उठाएगी। तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं कि कहाँ तक अधिकारी ये प्रोसेस कर रहे में? हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़ा डंपिंग जोन है कि उसको हटाना एक दिन में, 10 दिन में, महीने में संभव नहीं? कितने बड़ा हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक दिन में उठ जाता है। इच्छा शक्ति कम है। तो बतौर विपक्षी एमएलए आप अपनी तरफ से क्या जिम्मेवारी समझते हैं, और किस तरीके से पब्लिक से आप डील कर रहे हैं आज के समय में, और क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं और समस्याएं भी आ रही हैं? हम हमेशा कुरुक्षेत्र की आवाज़ तो हम उठाते हैं। मैंने बताया कि हम प्रदेश की आवाज़ भी हमने हमेशा उठाई है। बिल्कुल। हमारे शहर के अंदर आज समस्या देखो, पूरे प्रदेश की समस्या है। आज जो हमारा गौवंश है, जो बेसहारा पशु है, किस प्रकार सड़कों पे मिलेंगे आप? लोगों को रोज मार रहे हैं और खुद भी मर रहे हैं, प्लास्टिक खा के मर रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैंने विधानसभा में कहा था कि आप एक प्रति गांव 20 रुपये देते हो गौशाला को, एक गौ चारा के 100 रुपये रोज की खाती है, आप उसकी राशि बढ़ाओ ताकि गौशाला में लोग इनको रखें। कोई ध्यान नहीं को सरकार का। इसमें नाम लेते हैं गाय, गाय हमारी माता है, परंतु सड़कों में छोड़ देते हैं लोगों के मरने के लिए, और उनको मरने के लिए उनके लिए कोई काम नहीं। इसी प्रकार नशा है, नशा कितना बढ़ रहा है, नशे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। नशे में की वजह से बच्चे अपना सारा जीवन वो कर रहे हैं, और उसका मेन कारण है कि रोजगार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा अपराध का और नशे का कारण रोजगार ना मिलना। हरियाणा प्रदेश में रोजगार में आज भी 1.5 से 2 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, सरकारी नौकरियां नहीं भर रहे हैं। तो जो चैलेंज पूरे प्रदेश के हमने उठाए। और जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है, कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ट्रैफिक की है। सारा दिन यहाँ पे जाम रहता है। बाईपास की बात उठाई तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा मंजूर हो गया, और जो पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर 2041 का मास्टर प्लान आया, उसमें बाईपास का जिक्र ही नहीं है। उसमें केवल रिंग रोड का जिक्र है, और वो भी वाइबल नहीं है। जहाँ वो रिंग रोड दिखा रही है वहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। तो आज जो भी दिक्कत कुरुक्षेत्र की होती है
हम समय समय पे उठाते हैं। एक समय हुआ करता था अरोड़ा साहब कि विपक्ष के एमएलओ की सुनी भी जाती थी, समझी भी जाती थी, और हमने कई बार ऐसा देखा है कि भाजपा के समय में भी जैसे अभी हाल ही में डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्डा, इनके पिताजी विपक्ष में हुआ करते थे, तो हमने देखा कि मनोहर लाल जी के समय में जो वो शिलान्यास का बोर्ड होता है उसमें उनका नाम भी लिखा। तो आपको नहीं लगता कि एक एमएलए के रिलेशन अगर सही हो या वो सही तरीके से काम निकालना जानता हो तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए विपक्ष में रहते हुए भी भला करवा सकता है? या फिर अब देखो, ये तो एमएलए का अपना अधिकार है, उसकी आवाज़ उठाए। जहाँ तक आपने फाउंडेशन की बात करी, पत्थर पे नाम की बात करी, एमएलए का नाम लिखे ना लिखे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लोगों को सब पता हो, लोगों के मन में होना चाहिए। कोई पत्थर लगाने से आपके नहीं होता, आपके पत्थर लोगों के मन में लगने चाहिए, आप ऐसा काम करो। परंतु प्रोटोकॉल को जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कर दिया इन्होंने कि बीजेपी के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं आज वो फाउंडेशन कर रहे हैं, आज वो उद्घाटन कर रहे हैं, आज वो चेक बांट रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बुरी बात हो सकती है कि संविधान को पैरों तले रोंद रहे। आप विपक्ष का जहाँ एमएलए है उसे ना कराओ, परंतु अगर आपने सरकारी पैसे के जो काम कराए हैं उसका कोई फाउंडेशन लगाना है तो डीसी से रखवाओ, एसडीएम से रखवाओ, कमिश्नर से रखवाओ, मिनिस्टर से रखवाओ। आप जो लोग आज सब उस कोई है ही नहीं किसी पद पे, संवैधानिक पद पर पे बैठा व्यक्ति ही ये सारी चीज़ें कर सकता है। जो है ही नहीं आप उनसे रखवाते हो तो इससे बड़े संविधान की उल्लंघना नहीं हो सकती। तो आप क्या मानते हैं अरोड़ा साहब, एक एमएलए का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? एमएलए का प्रोटोकॉल कोई मेरे बनाने से या इनके बनाने से, प्रोटोकॉल बकायदा संविधान में है कि एमएलए जो होता है अपने क्षेत्र की बात रखता है। एमएलए का जो प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा है, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रोटोकॉल एमएलए का है। परंतु यहाँ तो देखा है कि छोटे छोटे अधिकारी भी फोन नहीं उठाते। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं आज वो इतनी मस्त हाथी की चाल चल रहे हैं कि वो समझते हैं कि कभी उन्होंने विपक्ष में आना ही नहीं। हमने ये भी देखा है कि विधानसभा के अंदर आप तमाम तरीके से कई मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। कितनी सेटिस्फेक्शन आपको रहती है, या वो मुद्दा उठाने के बाद नोट हो जाता है प्रोसीडिंग के अंदर, उस पर कार्रवाई कितनी जल्दी देखी है आपने? विधानसभा में जो सरकार आश्वासन देती है सरकार पूरा करना उनका काम है। अगर वो काम नहीं करते तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर जाते हैं, कायदा होते हैं, जाते हैं आप? आ जाते हैं, तो उसके बाद काम होते हैं? होते हैं। तो काम जो आश्वासन मिलते हैं, परंतु अगर कोई आश्वासन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो नहीं होता। तो आपको कुछ आश्वासन मिले हैं सरकार की तरफ से? मेरे को तो कुरुक्षेत्र के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला। तो अरोड़ा साहब, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि अब हल्के की जनता के लिए आपने क्या सोच रखा है आगे का, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। जनता ने जिस काम के लिए 100 करोड़ को चुना है पिछले 8 महीने में उसको ईमानदारी से निभाया है। और आगे मेरे सामने कितनी ही दिक्कत आए परंतु कुरुक्षेत्र की जनता के सामने दिक्कत नहीं आने देंगे। इनकी लड़ाई विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। इसके साथ साथ एक और सवाल अरोड़ा साहब आपसे लेना चाहेंगे जो अभी दिमाग में आया हाल ही में, कि संगठन को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि अरोड़ा साहब का नाम जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बहुत आगे चल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी का संगठन किस तरीके से निर्माण कार्य पर है? किसका नाम चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, परंतु हमारे विधायक दल ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ हाईकमान के पास कि जिसको भी हाईकमान चाहेगा वही सीएलपी लीडर होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा। अब हाईकमान के ऊपर है कि वो किसको करेगा, परंतु मेरा एक मानना है कि इस तरह के फैसले जल्दी होने चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।